हेलो। आइए आज हम पार्ट 4 बदला तो मैंने भी लिया था, जो कि मेजर चंद जी द्वारा लिखित है, उसका आज हम सारांश देख लेते हैं, समरी, है ना। तो उसमें जो मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है उसी को हम छोटे रूप में लिखेंगे। एक स्टोरी तो हम बताएंगे पर पूरी नहीं लिखेंगे जो किताब में लिखी हुई है। तो उसका जो अगर आप लोगों को न समझ में आए कि सारांश कैसे लिखना है, तो बस इतना याद रखिए कि उसके स्टार्टिंग का कुछ पार्ट लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, उसके मिडिल पार्ट को लीजिए जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स सपोज दैट कि उन्होंने उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो नौकरी क्या करते थे या कहाँ खेलते थे, या जो भी जिस भी चैप्टर से है उसको आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद उनकी उपलब्धियाँ क्या थी और लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसको लेते हुए आप एक या दो पेज का समरी बनाएंगे। उससे रिलेटेड अगर कुछ और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बताना चाहिए, तो वो भी आप बताएंगे। पर ज़बरदस्ती की बातों को आप उसमें नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि कोई भी लाइन उठा के बस लिख दिया कि बुक में लिखा है तो हमें लिखना चाहिए, गाइड में लिखा है तो हमें लिखना चाहिए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। उतना ही लिखिए जो कि महत्वपूर्ण हो, एग्ज़ामिनर को वो चीज़ पसंद आए। तो आप अपनी तरफ से और भी मेहनत कर सकते हैं, उसको और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं अपने दिमाग का यूज़ करके। हो सकता है कि आपकी सोच, आपकी जो आप सोचते हैं जैसा, वो शायद मेरे से और अच्छा हो। तो कुछ मेरी बातों को लेकर और थोड़ा बहुत जो आपको समझ में आता है वो उसको लेकर आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटे में समरी बता देती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटे बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा और थोड़ा बहुत बड़े बच्चों के लिए भी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि बदला तो मैंने भी लिया था, शीर्षक जो है उससे समरी उसका स्टार्ट करते हैं। तो इनका मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो 29 अगस्त सन 1905 प्रयागनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 में, ठीक है। और यहाँ पर वो 16 साल की उम्र में फर्स्ट बेहमन रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। तो ये जो एक उनका है कि किस रेजिमेंट में वो भर्ती हुए थे, ये लिख देंगे आप तो अच्छा रहेगा कि फर्स्ट बेहमन रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर वो भर्ती हुए थे। और ये अपनी एक कहानी में लिखते हैं। तो आप ये सब नहीं लिखेंगे कि लिखते हैं, आप ये लिखेंगे कि 1933 में सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट की ओर से ये खेला करते थे। ये मतलब मेजर ध्यानचंद जी खेला करते थे और इनके पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स की टीम के बीच में एक हॉकी का मैच होता है और उस मैच में मेजर ध्यानचंद बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। उनके इस खेल को देखकर जो विरोधी टीम का खिलाड़ी था वह परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि कहीं वह उसकी टीम हार न जाए। इसके लिए उसने ईर्ष्या के वश आकर, मतलब उसने मेजर ध्यानचंद पर ही अपना निशाना लगाया क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और इसीलिए ईर्ष्या में की भावना से वो मेजर ध्यानचंद जी के सर पर हॉकी दे मारता है। मेजर ध्यानचंद जी चोटिल हो जाते हैं, उनके सर पर चोट हो जाती है और वो बाहर चले जाते हैं। बाहर वह थोड़े टाइम के बाद पट्टी बंधवाकर फिर से मैदान में उसी खेल भावना के साथ उतरते हैं। पर वो जो विरोधी टीम का खिलाड़ी था वह थोड़ा सा चिंतित और परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर ये अब वापस लौटे हैं तो यह उस पर आक्रमण कर सकते हैं, वह अपनी हॉकी से उन पर वार कर सकते हैं, उन्हें भी चोटिल कर सकते हैं। इस डर से वह पूरे मैच में घबराहट के साथ, परेशानी के साथ खेलता रहा और
मेजर ध्यानचंद जी ने ये भी कहा कि मैं इसका बदला लूँगा। ये उसके दिमाग पर और गहरा असर छोड़ता है, जिसकी वजह से वह परेशान रहता है पूरे मैच में। इसके बाद मेजर ध्यानचंद जी और उम्दा खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं और वो 6 गोल मार देते हैं। और उसके बाद जब वह उनकी टीम विजयी हो जाती है तो वो विरोधी टीम से जाकर, विरोधी टीम के उस खिलाड़ी से जाकर यह कहते हैं कि उसके पीठ पर हाथ रखकर यह कहते हैं कि उन्होंने विरोधी टीम के उस खिलाड़ी के पास जाकर यह कहा कि दोस्त, यदि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। यदि तुम मुझे हॉकी न मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से हराता। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी ने बताया है कि लगन, साधना और खेल की भावना जो है खिलाड़ी को सफल बनाती है और यही उसका मूल मंत्र है। और यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद जी के से जुड़े हुए बहुत सारे अवार्ड हैं जो कि खेल दिवस पर उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा खेल संबंधित अवार्ड है, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, भारत के खेल से संबंधित है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं। इसमें आप इस चीज़ को भी ऐड करेंगे समरी में कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। यानी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि 29 अगस्त सन 1905 में प्रयाग नगर में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इतनी ही बातों को जोड़ते हुए एक समरी बना देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ और चाहिए या इसमें नहीं समझ में आया है तो आप उसे बता सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया है लिखने का। पॉइंट वाइज जैसा मैंने बोला है वही मत लिखिएगा, मतलब जो मैंने कह दिया बस वही मत लिखिएगा, क्योंकि कॉपी की हुई चीज़ कभी भी सही नहीं होती है। सही मीन्स उसमें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। जो आप लिख रहे हैं वही आपका फ्रेंड लिख रहा है या आपकी दोस्त लिख रही है, सेम चीज़ें वो इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। कुछ आपकी सोच समझ, आपकी जो लेखन प्रवृत्ति है वो क्या कहती है, कैसे लिखना चाहिए उसे, क्या चीज़ हेडलाइन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़, क्या ऊपर लिखें, क्या मतलब जैसे ये जो मैंने अवार्ड्स बताए हैं ये आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं एक परिचय देते हुए, और इसको इस तरह से लेकर आप एक छोटा सा 2 पेज का समरी बना सकते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए तो कुछ चीज़ें किताब में से ऐड करते हुए आप किताब को पढ़िए ज़रूर, बिना पढ़े नहीं होगा। 1-2 बार देखिए, ये मैंने एक तरीका बताया है ना, कि आप क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। जैसे बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो चलो ठीक है लिख दिया ऐसे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 बार किताब पढ़िए। पढ़ने के बाद मेरी बात सुनिए, मेरा वीडियो देखिए, उसमें पॉइंट्स ढूंढिए, फिर अपनी सोच को ढूंढिए कि आपकी सोच क्या कहती है, उसको कैसे लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरे बोलने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका अलग होगा। हो सकता है वही चीज़ आप कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सोच के द्वारा उस चीज़ को प्रकट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। हो सकता है आपकी लेखन क्षमता मेरे से ज़्यादा अच्छी हो, मेरी तो नॉर्मल है, या मैंने एक नॉर्मल तरीके से आपको बताया है।
तो मैंने जानबूझ के भी ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि पका हुआ खाना चुपचाप खा लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आगे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। मेरी बात को सुनिए, समझिए, टॉपिक देखिए और उसके बाद बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। उससे आपको और अच्छी सोच मिलेगी लिखने के लिए कि चलो इन्होंने ये पॉइंट नहीं बताया था, मैं इसको भी ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। यार ये तो इन्होंने तो सिर्फ एक पेज का ही बताया है, ये तो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें और चीज़ों को ऐड करना है। तो क्या कर सकते हैं वो अब आप आगे देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आने की कोशिश करूँगी जल्द ही। तो धन्यवाद।